हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज़ सोनल सकलानी। सो जो भी स्टूडेंट्स DSSB और साथ ही साथ CUET कुछ जो यूजी वाले बच्चे होंगे जिनको पीजी के लिए प्रिपरेशन करनी है, CUET एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम है आपका 24th या 21st को आपका शेड्यूल्ड है इसका एग्ज़ाम, ठीक है। और ये साथ साथ ही DSSB का है। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है जल्दी, ठीक है। तो दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए हम एक ये सीरीज़ चला रहे हैं। सीरीज़ में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करवाते हैं। आज जो हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यूएशन में आज डिस्कस करने वाले प्लांट फिजियोलॉजी, स्पेसिफिकली प्लांट फिजियोलॉजी से आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स पे क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू आपके डिफरेंट मिनरल्स, वाटर्स और साथ ही साथ फोटोसिंथेट्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट प्रेशर इज़ डेवलप्ड ड्यू टू। सो रूट प्रेशर आपने देखा होगा कि जो रूट्स होती है वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, डिफ्यूजन की वजह से भी होता है। और साथ ही साथ जब क्या होता है, आयंस, अलग अलग तरह के आयंस होते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं वो आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब कुछ तो आयंस होते हैं जो वाटर के साथ ही मिलके डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन कुछ आयंस होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। सो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब किया जाता है तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रूट की सेल्स में बढ़ जाता है, और इसी को बैलेंस आउट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है बाहर से वो एब्जॉर्प्शन उसका और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से जब पानी रूट सेल्स में बढ़ जाता है तो इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। कैसा प्रेशर होता है? ये प्रेशर होता है आपका रूट प्रेशर, ठीक है। और रूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव प्रेशर, हम इसको कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसी वजह से आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे गटेशन का एक फिनोमेना, ठीक है। मॉर्निंग्स में अगर आप कहीं जाओगे किसी गार्डन में या फिर किसी लॉन में, तो वहाँ पर आपको अलग अलग जो ग्रासेस हैं उनमें ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, जो अंदर से जो प्लांट का सैप है वो बाहर निकलता हुआ। किस वजह से होता है? ये रूट प्रेशर की वजह से। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ना रात को इतना ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन नीचे से जो आपका रूट प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है, वो स्टिल अभी ऊपर को प्रेशराइज करता रहता है वाटर को। तो उसी की वजह से क्या है, पानी बाहर को निकलने लगता है थ्रू दीज हाइड्रोथॉट्स। ऑलराइट, सो इसका आंसर रूट प्रेशर क्या होगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। आयंस के एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से वाटर का भी इनटेक होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस आउट करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होती है? बेसिकली सैप का देखिए क्या होता है, जो भी वाटर होता है ना, वो वाटर ऊपर तक कैसे पहुंचेगा? जो टॉप मोस्ट लीफ होती है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट के ट्रीज होते हैं, उनमें ऊपर तक वाटर कैसे पहुंचता है? ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपकी ये एसेंट ऑफ सैप की थियोरी है, जो किसने दी थी? डिक्सन एंड जॉली ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अच्छा, और भी सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ट्रांसपिरेशन पुल होता है, साथ ही साथ कोहेजन और एडहेशन का फोर्स भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है? जितने भी फोटोसिंथेट्स बन जाते हैं, फोटोसिंथेट्स यानी कि मतलब ग्लूकोज बन जाता है ना सॉरी, ग्लूकोज जो बन जाता है प्लांट्स की लीव्स में, फिर वो लीव्स से और जो प्लांट पार्ट्स है ना, सोर्स से सिंक में, यानी कि जैसे फ्रूट हो गया या फिर आपके रूट्स हो गए, वहाँ तक कैसे पहुँच पाता है? तो उसके लिए भी एक अलग थ्योरी दी गई थी, दैट इज़ द मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है। द शुगर इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो शुगर का मूवमेंट किस फॉर्म में किया जाता है? देखिए, फॉर्मेशन जब होता है तो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर मूव या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुक्रोज की फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसका स्टोरेज करना होता है तो स्टोरेज क्या होता है? या फिर स्टार्च की फॉर्म में होता है या प्रोटीन की फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। सो ये है आपकी मास फ्लो हाइपोथेसिस। सोर्स सेल से
ठीक है। सोर्स सेल से कहाँ पर जाता है, फ्लोएम में जाता है और फ्लोएम से सिंक सेल में चला जाता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है इसकी, आप पढ़ सकते हो वैसे उसे मास फ्लो हाइपोथेसिस को। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सैप डिपेंड्स मेनली ऑन, सो किस पे डिपेंड करता है आपका एसेंट ऑफ सैप, जिसमें मैंने आपको बताया कि तीनों ही लगते हैं इसमें, कोहेजन, एडेशन और सरफेस टेंशन यहाँ पर दिया है, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन पे भी मतलब ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो कोहेजन क्या होता है, कोहेजन होता है अट्रैक्शन फोर्स दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, कोई भी जो दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट, ठीक है, अट्रैक्शन, तो उसे कोहेजन बोलेंगे। एडहेशन क्या होता है, जो दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन, यानी कि एक तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया हमारा, और दूसरा जो हमारा प्लांट है उसमें जो वॉल होगी ना, जो जाइलम की वॉल होगी, उसकी तरफ से जो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज एडहेशन। और सरफेस टेंशन तो आपको पता है कि वाटर की जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि कंटिन्यूएशन कैसे बना के रखता है, क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं और कम से कम सरफेस एरिया को कवर करते हैं। तो इसी एरिया को ना आप बोल सकते हो एक पूरा इसका वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए या फिर पूरा एक कॉलम क्रिएट करने के लिए ये पूरा एक साथ जाता है। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल सारे एक साथ चिपके रहते हैं, फिर ये एक पूरा कॉलम तैयार करते हैं और उसी की वजह से ये पूरी आपकी जो एसेंट ऑफ सैप है, जाइलम सैप, वो होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऊपर कैसे जाता है ये, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की वजह से। ठीक है, next is plasmolysis of a cell occurs when the outer solution is dash compared to the protoplasm। plasmolysis क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी कि जो सेल के अंदर के कंटेंट है ना वो सारे साइटोप्लाज्म जो है वो अंदर श्रिंक हो जाता है, लेकिन बाहर की जो आपकी सेल वॉल है, क्योंकि ये डेड सेल वॉल होती है, टर्जिड होती है, तो इसका जो शेप होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन अंदर के कंटेंट में होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब होगा तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अंदर सेल के अंदर से बाहर को मूव करेगा। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस होगा, जिसकी वजह से ये अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। इसके ऑपोजिट में जब आपकी टर्जिडिटी कब होती है, टर्जिडिटी तब होती है जब बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक होगा। सो हाइपोटोनिक होगा तो पानी क्या है, अंदर को मूव करेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट इट विल मूव इनसाइड, तो इसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Next is which of the following statement is not correct about the facilitated diffusion। so आपके एक तो सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में कोई आपकी मेम्ब्रेन बीच में नहीं प्रेजेंट होती है, किसी तरह के प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो या फिर अंदर से सेल के अंदर से बाहर को ट्रांसपोर्ट करेंगे या फिर बाहर से अंदर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एटीपी, तो ये करेक्ट है। एटीपी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी की रिक्वायरमेंट किसमें होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट इज़ एन अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो नहीं, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि आपका देखिए जनरली क्या होता है, डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जब जाएगा तो उसे अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी डिफ्यूजन की तरह, सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट किस में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यस ये तो होते हैं, इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है, और हाईली सिलेक्टिव होता है क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कुछ ही तरह के मॉलिक्यूल्स को मतलब जाने देते हैं, ट्रांसपोर्ट करने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है। ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली वाटर पोटेंशियल क्या है, केमिकल एनर्जी है।
ठीक है, किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल की। अब जब भी जो हमारा वाटर है वो पूरी तरह से जब प्योर होता है तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, वो हाईएस्ट लेवल पे रहती है। मतलब कि वो जो आपका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल, वो कहीं पर भी मूव कर सकता है। पूरे में ही क्या है, आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स ही है, तो फुल एनर्जी होती है। और फुल एनर्जी जब होती है तो इसको ज़ीरो कहा जाता है। अब इसमें आप कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आपके, और इसमें बीच बीच में अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी फ्री एनर्जी कम हो जाती है ना, ये हर जगह मूव नहीं कर पाएंगे, तो फ्री एनर्जी कम हो गई। फ्री एनर्जी जब कम हो गई तो तब हम कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल लेस देन 1 हो जाता है आपका, ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइड जाएगा, नॉट लेस देन 1, लेस देन 0 आप बोल सकते हो, नेगेटिव साइड जाता है, ठीक है, नेगेटिवली हो जाता है वाटर पोटेंशियल जब भी हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड कॉलॉइड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज द वॉल्यूम। यानी कि कोई भी आपका, जैसे आपने देखा होगा बरसात के सीज़न में जो गेट होते हैं या फिर आपका डोर जो होता है जो भी वुड का बना होता है, तो उसको बंद करने में या खोलने में थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि जनरली इस टाइम पे ये फूल जाते हैं या फिर स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर या फिर मॉइस्चर ये एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस प्रोसेस को इम्बाइबेशन कहा जाता है, ठीक है। सो इम्बाइबेशन की वजह से ही ये होता है। सेकेंड आपका एग्जाम्पल इसमें होता है सीड के केस में। सीड को जब भी आप मॉइस्ट कंडीशन में डालते हो, जनरली हम क्या करते हैं, जब भी ग्रो करते हैं कोई भी क्रॉप को, तो या तो मॉनसून की रेन पहले से आ रही होगी इसलिए गीला होगा, या फिर आपका जो इससे पहले वाली जो भी क्रॉप रही होगी उसमें हमने इरिगेशन दिया होगा तो उसका रेजिडुअल मॉइस्चर रहता है, या फिर हम प्री सोइंग इरिगेशन देते हैं। क्यों ये सब दिए जाते हैं? ताकि मिट्टी में थोड़ी मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर जब बना रहेगा तभी ये यहाँ पर सीड हम डालेंगे, और सीड क्या करेगा, बाहर का जो मॉइस्चर है उसको इम्बाइब करेगा, ठीक है, इम्बाइबेशन की प्रोसेस होगी। सीड इसको मॉइस्चर को अंदर अपटेक करेगा, फिर उसका सीड कोट जो है वो सॉफ्टन हो जाएगा और वहाँ से निकलेगा आपका, पहले रेडिकल निकलेगा फिर प्लूम्यूल निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रूट एंडोडर्मिस, रूट का जो एंडोडर्मिस होता है विच इज़ इम्पेरिवियस टू वाटर। वाटर जो है पहले तो आपका देखो दो तरह से जाता है ये अंदर रूट के थ्रू ना। रूट में जब अंदर वाटर जा रहा होता है तो दो पाथवेज होते हैं इसके। एक होता है आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे और एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, जितने भी आपके सेल के बाहर का सेल वॉल है ना, सेल वॉल के थ्रू जब जाता है, सेल वॉल या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं उनके थ्रू जब वाटर जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, एपोप्लास्टिक पाथवे। और जब सेल के थ्रू जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा के बीच बीच में से, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, दो जो सेल्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए बीच में जो गैप होता है उसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। जब इसके थ्रू वाटर जाएगा तो हम इसको क्या कहते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब यही जो एंडोडर्मिस है आपका पूरा रूट का, पहले तो ये दोनों ही पाथवे में चला जाता है, लेकिन एक आपकी आती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये होती है इम्परमिएबल टू वाटर, और इसकी वजह से जो एपोप्लास्टिक पाथवे था, यानी कि जो आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस या फिर सेल वॉल के थ्रू वाटर जा रहा था वहाँ पर नहीं जा पाता, क्योंकि वहाँ पर एक सुपराइज्ड लेयर आ जाती है जो वाटर को अंदर जाने नहीं देती। अब क्या करेगा, पानी कैसे जाएगा अंदर, तो ये क्या करेगा, अंदर से ही, सेल के अंदर से, क्योंकि प्लाज्मोडेस्मेटा तो अभी भी है ना, खुले हो रखे, तो ये अंदर से ही चला जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो फिर जब बैंड ऑफ सुपराइज्ड मैट्रिक्स आ जाता है तो उसके बाद कौन सा पाथवे यूजफुल होता है, दैट इज द सिम्प्लास्टिक पाथवे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज एसेंशियली डैश व्हाइल इन फ्लोएम इट इज डैश। तो जाइलम में ना हमेशा पानी क्या जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर, रूट से ऊपर लीव्स को जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा, फ्रूट में जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल।
वेयर एज जो फ्लोएम है, फ्लोएम में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, डिपेंड्स कि किस सीजन में कौन सा सोर्स है, कहाँ पर सिंक है। कभी कभी क्या होता है लीव्स से, जनरली जब कोई भी ट्री है या फिर प्लांट है वो जो फूड बना रहा है तो लीव्स से जाएगा वो फ्रूट में चला जाएगा या फिर वो चला जाएगा रूट्स में, जहाँ पर भी स्टोरेज करना होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब प्लांट के पास पानी नहीं है या फिर कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो उस केस में ये अपने जो भी स्टोर किए हुए रहते हैं, जिन पार्ट्स में स्टोरेज किया रहता है, वहाँ से फूड कहाँ जाएगा, लीव्स में चला जाएगा या फिर और जो ग्रोइंग एरियाज़ है वहाँ पर चला जाएगा। तो हमेशा जो फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है दैट इज़ बाई डायरेक्शनल, ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में जाता है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से रिलेटेड थे। ऐसे ही और आपको क्वेश्चंस करने हैं DSSB की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है साइट पे और इसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा CUET भी जिन भी स्टूडेंट्स का CUET का एग्ज़ाम है वो क्रैक करना चाहते हैं तो इसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एज वेल एज मॉक टेस्ट अवेलेबल है साइट पे, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका कोर्स बाय परचेज़ करना है DSSB का तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको लाइव क्लासेस भी इसमें मिलेंगी, कोर्स वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं इसमें, तो आप इससे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।